हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, यानी कि गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में, जिसका आयोजन किया गया था 1930 से 1932 के बीच। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर स्टेट सर्विस का एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। हर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है और इसका आयोजन क्यों किया गया था। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। तो 1919 में मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों की शुरुआत के समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा किया था कि संवैधानिक सुधारों के प्रभाव और संचालन की जांच करने और भारत के लिए अधिक सुधारों का सुझाव देने के लिए 10 साल बाद एक आयोग भारत भेजा जाएगा। मतलब यह कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में, जिसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। और हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को पारित करते समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि वो 10 साल बाद इस अधिनियम के संवैधानिक सुधारों के प्रभाव और संचालन की जांच करने के लिए एक कमीशन गठित करेगा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 साल पहले ही यानी कि 1927 में ही एक कमीशन गठित कर दिया और इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वह थे सर जॉन साइमन। इसी कारण से उस कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ा। तो इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर जॉन साइमन, और जिसकी वजह से उस कमीशन का नाम पड़ा था साइमन कमीशन। और इस कारण ही उस कमीशन का नाम पड़ा था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। और फिर साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपना रिपोर्ट पब्लिश कर दिया। मतलब फिर मई 1930 में साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया और ब्रिटिश का कहना था कि उस साइमन कमीशन के रिपोर्ट में जो भी सुधार रिकमेंडेड किए गए थे उसे अच्छे से सोच विचार किया जाए और फिर यह निर्णय लिया जाए कि आने वाले समय में भारत में क्या क्या सुधार किए जाएंगे। और इस दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने वायसराय लॉर्ड इरविन को सुझाव दिया कि भारतीयों को भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि संविधान सुधार पर चर्चा करने के लिए उनका इनपुट भी लिया जा सके। और फिर ब्रिटिश सरकार ने मोहम्मद अली जिन्ना के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। मतलब यह कि 1930 में साइमन कमीशन का रिपोर्ट पब्लिश हो जाता है और फिर ब्रिटिश सोच रहे थे कि साइमन कमीशन के रिपोर्ट में जो भी सुधार रिकमेंडेड किए गए हैं उस पर अच्छे से सोच विचार किया जाए और फिर उसके बाद यह निर्णय लिया जाए कि आने वाले टाइम में भारत में क्या क्या सुधार किए जाएंगे। और इसी दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने वायसराय लॉर्ड इरविन को यह सुझाव दिया था कि इस विषय पर चर्चा के लिए भारतीयों को भी बुलाया जाना चाहिए और संवैधानिक सुधार की जब चर्चा हो तब उसमें भारतीयों के राय को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोहम्मद अली जिन्ना के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा के लिए 1930 से 1932 के बीच 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मतलब यह कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 1932 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, यानी कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच और दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के बीच और जो तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन किया गया था नवंबर से दिसंबर 1932 के बीच। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए। अब हम लोग समझते हैं पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑफिशियली स्टार्ट किया गया था जॉर्ज पंचम के द्वारा 12 नवंबर 1930 को और इस कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष थे वह थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड। और इस तरह से पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब से कब हुआ? नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच। मतलब यह कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑफिशियली स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? जॉर्ज पंचम के द्वारा 12 नवंबर 1930 को और इस कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष थे वह थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब से कब तक चला? नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच। अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस किस ने भाग लिया। मतलब पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस किस ने पार्टिसिपेट किया। तो 16 डेलीगेट थे ब्रिटिश के 3 पॉलिटिकल पार्टी से और 16 ही डेलीगेट थे इंडियन प्रिंसली स्टेट थे और 58 जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को। मतलब ये जो 58 थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। भाग क्यों नहीं लिया था? क्योंकि सवेग्या आंदोलन जो हुआ था उसमें शामिल होने के कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई नेता को जेल में डाल दिया गया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लेने का एक और कारण यह था कि इनके नेहरू रिपोर्ट को लागू करने से मना कर दिया था। मतलब यह हुआ कि
इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, मतलब इस सम्मेलन में वो आए नहीं थे। क्यों नहीं आए थे? क्योंकि सभी ने अवज्ञा आंदोलन में जो शामिल थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता, उनको जेल में डाल दिया गया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस सम्मेलन में भाग नहीं लेने का एक और कारण यह था कि इनके नेहरू रिपोर्ट को लागू करने से मना कर दिया गया था। अब हम देखते हैं कि इंडिया के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कौन कौन कर रहे थे। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि 58 जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कौन कौन से थे। जैसे कि यहाँ पर मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इंडियन लिबरल पार्टी, सिख और अनटचेबल इत्यादि थे। और ये जो थे ये मुख्य थे। यहाँ पर जो मेन थे ये हमने यहाँ पे दर्शा दिया है। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इंडियन लिबरल पार्टी और सिख। और मुस्लिम लीग से मेन लीडर यहाँ पर पहुंचे थे कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली जो है वो खिलाफत आंदोलन वाले मोहम्मद अली हैं। मतलब मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और मोहम्मद अली। और हिंदू महासभा से मुख्य लीडर यहाँ पहुंचे थे एस मुंजे और MR जयकर। इंडियन लिबरल पार्टी से मेन लीडर जिन्होंने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया वो थे तेज बहादुर सप्रू। और सिख कम्युनिटी के लीडर थे सरदार उज्जवल सिंह। सिख कम्युनिटी के लीडर कौन थे? सरदार उज्जवल सिंह। और अनटचेबल यानी कि दलित वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे थे BR अम्बेडकर। यह थे मुख्य लीडर जिन्होंने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। और हम लोग जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। अब हम लोग देखते हैं कि वह कौन से मुख्य टॉपिक थे जो पहले राउंड टेबल में डिस्कस किए गए। मतलब चर्चा का मुख्य विषय क्या था वो हम लोग देखते हैं। मतलब कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किए गए। तो इस सम्मेलन में सभी पार्टी ने यह एग्री किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का अल्टीमेट गोल डोमिनियन स्टेटस होगा। मतलब कि अल्टीमेट गोल क्या होगा? अल्टीमेट गोल होगा डोमिनियन स्टेटस। और ये सभी ने स्वीकार भी किया। मतलब कि अंतिम लक्ष्य क्या होगा? डोमिनियन स्टेटस होगा। मतलब डोमिनियन स्टेटस कहने का मतलब यह हुआ कि वह राष्ट्र जो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो लेकिन उसका खुद का सरकार हो, खुद का अपना सरकार हो। या फिर हम कह सकते हैं सेमी इंडिपेंडेंट कॉलोनी अंडर द ब्रिटिश क्राउन। सेमी इंडिपेंडेंट कॉलोनी अंडर द ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब कि सेमी इंडिपेंडेंट, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं। डोमिनियन स्टेटस का मतलब हुआ वह राष्ट्र जो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो लेकिन जिनकी अपनी सरकार हो। मतलब स्वतंत्र हो लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो। मतलब सेमी इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। और डोमिनियन स्टेटस के साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनेंस और डिफेंस को छोड़कर बाकी सभी डिपार्टमेंट इंडिया को दे दिया जाएगा, ऐसा कहा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि फाइनेंस और डिफेंस को छोड़ करके बाकी सभी डिपार्टमेंट इंडिया को दे दिया जाएगा। और यह बात भी सबने स्वीकार कर लिया था। मतलब यह भी सभी को मंजूर था। और दूसरा जो टॉपिक था, मुख्य टॉपिक था, वह था ऑल इंडिया फेडरेशन। मतलब इंडियन लिबरल पार्टी के तेज बहादुर सप्रू ने अखिल भारतीय संघ का विचार दिया। यह भी सभी ने स्वीकार किया। अखिल भारतीय संघ का विचार था कि भारतीय संघ के भीतर सभी रियासतें और प्रांत स्वयं एक स्वशासी निकाय के रूप में कार्य करेंगे। और ये सभी स्वशासी निकाय अखिल भारतीय संघ नामक एक संघ का निर्माण करेंगे। इस स्तर पर केंद्र सरकार होगी। इसका मतलब यह हुआ कि ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया किन्होंने दिया? तेज बहादुर सप्रू ने दिया। ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया मतलब कि इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं वो सभी अपने अपने सेल्फ गवर्निंग बॉडी होंगे और ये सभी एक यूनाइटेड होकर रहेंगे और इसे ही ऑल इंडिया फेडरेशन कहा गया। और यहाँ पर एक केंद्र सरकार होगा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। यह बात सभी ने स्वीकार भी कर लिया था। मतलब यह सभी को मंजूर भी थी ऑल इंडिया फेडरेशन की बात। और अंबेडकर जी जो थे इन्होंने अनटचेबल के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। किन्होंने? BR अम्बेडकर ने। मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की मांग की। हालांकि इस विषय पर फैसला नहीं हो पाया। मतलब जो BR अम्बेडकर ने अलग से दलित वर्गों के लिए निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे उन पर फैसला नहीं हो पाया था। अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मतलब पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्या इफेक्ट हुआ, मतलब क्या प्रभाव रहा। तो पहला गोलमेज सम्मेलन यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 19 जनवरी 1931 तक चला। और हालांकि सुधारों के कई सिद्धांतों पर सहमति बनी थी लेकिन बहुत कुछ लागू नहीं किया गया था और कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखा था और सम्मेलन को असफल माना गया। मतलब यह हुआ कि यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक ही बात का टेंशन था, कहीं ऐसा ना हो कि सभी ने मिलकर बहुत सारे एग्रीमेंट किए और फिर कांग्रेस ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया।
और कांग्रेस तो इस सम्मेलन में आया ही नहीं, मतलब जो मेन पार्टी था वो इस सम्मेलन में भाग ही नहीं लिया। और इसीलिए इस सम्मेलन में बहुत सारे एग्रीमेंट होने के बावजूद भी यह माना गया कि यह सम्मेलन असफल हो गया, मतलब यह कॉन्फ्रेंस जो था वो फेल हो गया। मतलब यह कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक विषय पर कोई भी निर्णय लेने के लिए कांग्रेस के महत्व और आवश्यकता को समझा। मतलब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह समझ आ गया था कि कांग्रेस का क्या महत्व है, और भारत के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन कांग्रेस के सम्मेलन में भाग न लेने से यह सम्मेलन अधूरा हो गया। अंततः 19 जनवरी 1931 को बिना किसी वास्तविक उपलब्धि के यह सम्मेलन समाप्त हो गया। तो दोस्तों यह था हमारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो दोस्तों यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको किसी भी लेक्चर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगता है, पसंद आता है तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, और हमने समझा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है और इसका आयोजन क्यों किया गया था। अगर आप लोगों ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग पहले उस लेक्चर को जरूर देखें, इससे आपको इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को समझने में आसानी होगी और अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आसानी से याद होगा। पिछले लेक्चर के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से वो लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो गया था, क्योंकि भारत के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस के सम्मेलन में भाग न लेने से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो जाता है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य पर कोई भी निर्णय लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के महत्व और आवश्यकता को समझा। मतलब कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेल हो जाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आ गया था कि कांग्रेस को शामिल किए बिना कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म यानी कि संवैधानिक सुधार पर किसी भी तरह का कोई भी डिस्कशन सफल नहीं हो सकता है। और फिर उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी के साथ गांधी इरविन पैक्ट साइन किया 5 मार्च 1931 को। मतलब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया। और फिर दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती है। और फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले इंग्लैंड में राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। लेबर पार्टी की सरकार के स्थान पर राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। मतलब कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन में सरकार बदल जाती है और वहां पर अब नेशनल गवर्नमेंट का सरकार हो जाता है। मतलब जब पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था तब लेबर पार्टी का सरकार था, लेकिन अब दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय कोलिशन पार्टी का सरकार है। कोलिशन पार्टी का सरकार है जिसे नेशनल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, परंतु प्राइम मिनिस्टर सेम ही थे, रामसे मैकडोनाल्ड। इसका मतलब यह हुआ कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी सेम ही होंगे, यानी कि रामसे मैकडोनाल्ड ही होंगे। और फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया था। मतलब कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वह स्टार्ट होता है 7 सितंबर 1931 को और यह कॉन्फ्रेंस चला था 1 दिसंबर 1931 तक। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस किस ने भाग लिया। मतलब कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को किस किस ने अटेंड किया। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड सहित विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित ब्रिटिश प्रतिनिधि थे और 23 थे इंडियन प्रिंसली स्टेट से। मतलब 23 डेलीगेट थे इंडियन प्रिंसली स्टेट से और लगभग 80 से ज्यादा डेलीगेट थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मतलब 80 से ज्यादा डेलीगेट जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भाग लिया था। मतलब दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया था और कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के साथ से रंगास्वामी और मदन मोहन मालवीय थे।
मतलब कि गांधी जी ने दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जिससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भाग लिया था। तो वह हो जाएगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भाग लिया था। और मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन्ना ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। और इस बार मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ मोहम्मद इकबाल भी थे। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मोहम्मद इकबाल भी शामिल थे इस कॉन्फ्रेंस में। और हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे थे एस मुंजी और एम आर जयकर। और अनटचेबल यानी कि डिप्रेस्ड क्लास यानी कि दलित वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे थे बी आर अम्बेडकर। और विमेन रिप्रेजेंटेटिव में सरोजनी नायडू थे, सरोजनी नायडू ने भाग लिया था इस कॉन्फ्रेंस में। और इंडियन लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे तेज बहादुर सप्रू। और भी कई पार्टी ने इस सम्मेलन में भाग लिया, जैसे जस्टिस पार्टी, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, पारसी, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसमें जीडी बिरला भी शामिल थे। और 4 लेबर लीडर थे यूनाइटेड प्रोविंस, उड़ीसा और बिहार से। तो इन सभी ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। मतलब इन सभी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे महात्मा गांधी। तो यह था उन महत्वपूर्ण पार्टी के लिए जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किन किन मुख्य विषय पर चर्चा किए गए। मतलब कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चर्चा का मुख्य विषय क्या था उसे समझते हैं। तो दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चर्चा का मुख्य विषय था सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब कि मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन इत्यादि सभी के सभी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड गोल में सम्मेलन के क्या प्रभाव हुए, मतलब इफेक्ट क्या हुए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। तो इसका इफेक्ट यह हुआ कि मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन सभी के सभी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करने लगे थे। इसी कारण के वजह से महात्मा गांधी और अंबेडकर जी में विवाद हो गया था। मतलब पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर गांधी जी और अंबेडकर में मतभेद हो गया था। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि अनटचेबल को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए, जो कि गांधी जी इनके सख्त खिलाफ थे। गांधी जी का कहना था कि अनटचेबल को वो हिंदू सोसाइटी से अलग नहीं मानते हैं, तो सेपरेट इलेक्टोरेट देने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट देने का मतलब है कि हिंदू समाज से अनटचेबल को अलग कर देना। और बात यह भी था कि सभी के सभी लीडर सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। मतलब कि जितने भी लीडर थे सभी के सभी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे, लेकिन किसको कितनी सीट मिलेगी, मतलब सीट का विभाजन कैसे होगा, इसका कोई आइडिया नहीं था। इन्हीं विवादों के कारण सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गया था। मतलब कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आपसी असहमति के कारण फेल हो गया था। मतलब प्रतिभागियों के बीच कई असहमति के कारण दूसरे गोल में सम्मेलन को विफल माना गया। जबकि कांग्रेस ने पूरे देश के लिए बोलने का दावा किया, लेकिन अन्य प्रतिभागियों ने, अन्य दलों के नेताओं ने इस दावे का विरोध किया। अब हम लोग देखते हैं कि इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के क्या निष्कर्ष हुए। मतलब निष्कर्ष को देखते हैं। तो इसका निष्कर्ष यही निकला कि सम्मेलन में सांप्रदायिक मामले ही मुख्य विषय बन गए। मतलब कम्युनल इश्यू जो है वही मेन सब्जेक्ट बन गया था इस कॉन्फ्रेंस का, और मतभेद समाप्त होने के बजाय और बढ़ गया। और यह सम्मेलन यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिना किसी निष्कर्ष के 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया। और महात्मा गांधी भारत वापस आकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः स्टार्ट करने की घोषणा कर देते हैं। मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पुनः स्टार्ट करने की घोषणा कर देते हैं। और हमें यह भी याद रखना है कि गांधी जी भारत कब लौटे थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद। तो गांधी जी भारत लौटे थे 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी भारत वापस लौट जाते हैं। और फिर 29 दिसंबर 1931 को महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः स्टार्ट करने की घोषणा कर देते हैं, मतलब आने के तुरंत बाद। और गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच जो विवाद था सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर के, वो भी रिजोल्व हो जाता है पूना पैक्ट के द्वारा। पूना पैक्ट ये हुआ था 1932 में। मतलब गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच जो भी विवाद था सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर के, वो भी रिजोल्व हो जाता है किसके द्वारा, पूना पैक्ट के द्वारा। तो दोस्तों यह था हमारा आज का लेक्चर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो दोस्तों यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको किसी भी लेक्चर का PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।
तो दोस्तों यह था हमारा आज का लेक्चर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप लोग जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाला लेक्चर नहीं देखा है, फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो आप लोग पहले उस लेक्चर को जरूर देखें। इससे आपको इस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को समझने में आसानी होगी और हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होगा। पिछले लेक्चर के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, यानी कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, और हमने देखा था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिना किसी निष्कर्ष के 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया था। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समाप्त हो जाने के बाद महात्मा गांधी 28 दिसंबर 1931 को भारत वापस लौट जाते हैं, और लौटने के बाद पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण को शुरू कर देते हैं। मतलब कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के इंड होने के बाद महात्मा गांधी भारत वापस लौट जाते हैं, और लौटने के बाद ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के फेज 2 को स्टार्ट कर देते हैं। और फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच। और उस टाइम पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनाल्ड, और उस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे सर सैमुअल होर, और वाइसराय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड वेलिंगटन। अब हम लोग देखते हैं कि तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को किन किन ने अटेंड किया, मतलब कि तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस किस ने भाग लिया। तो तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 46 डेलीगेट्स ने ही भाग लिया। ओनली 46 प्रतिनिधियों ने ही थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, और ब्रिटेन की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को तो इन्वाइट ही नहीं किया गया था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी भाग नहीं लिया था। मतलब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी भाग नहीं लिया था। मतलब कि इन सभी ने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया था। अब हम लोग देखते हैं कि किसने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। तो इंडियन प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया था प्रिंसेस और दीवान के द्वारा। प्रिंसेस और दीवान के द्वारा मतलब कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पहुंचे थे बहुत सारे दीवान और प्रिंसेस, जैसे कि हैदराबाद के दीवान, मैसूर के दीवान, अलवर के दीवान, भोपाल के दीवान इत्यादि etc। ये सभी रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडियन प्रिंसली स्टेट को थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और उस टाइम पर जो प्रिंसली स्टेट होता था, उस प्रिंसली स्टेट के हेड होते थे ये दीवान। आप प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं उस पार्टिकुलर स्टेट का। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। और तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी और अलग अलग सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, जैसे कि मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे आगा खान थर्ड और मोहम्मद इकबाल। और मोहम्मद अली जिन्ना ने तो इस कॉन्फ्रेंस में भाग ही नहीं लिया था। और डिप्रेस्ड क्लास यानी कि दलित वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे थे BR अम्बेडकर। और विमेन रिप्रेजेंटेटिव में वहां गए थे बेगम जहानारा शाहनवाज। और इंडियन लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे तेज बहादुर सप्रू। और एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहे थे हेनरी गिन्ने। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस कॉन्फ्रेंस में एक कॉलेज छात्र चौधरी रहमत अली ने विभाजित भारत के मुस्लिम भाग का नाम पाकिस्तान रखा। पाकिस्तान जिसका अर्थ होता है पवित्र भूमि यानी कि होली लैंड। और पहली बार यूज किया गया था यह शब्द, मतलब यह जो शब्द है पहली बार यूज किया गया था। इससे पहले मुस्लिम लीडर मुस्लिम के लिए अलग से एक स्टेट बनाने की मांग तो कर ही रहे थे, लेकिन उस स्टेट का नाम पाकिस्तान होना चाहिए, यह पहली बार चौधरी रहमत अली ने कहा था। अब हम लोग देखते हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आउटकम को, यानी कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के क्या परिणाम हुए। तो इस सम्मेलन में बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। इस सम्मेलन की सिफारिशों को 1933 के श्वेत पत्र में प्रकाशित किया गया था, और बाद में ब्रिटिश संसद में चर्चा की गई थी। सिफारिशों का विश्लेषण किया गया था, और उनके आधार पर 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशन के बेस पर एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया मार्च 1933 को। और इस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत से डिबेट्स और डिस्कशन हुए। और फिर उसके बाद जुलाई 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया।
यानी कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशन के बेस पर मार्च 1933 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया और इस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत से डिबेट हुए और डिस्कशन हुए और फिर उसके बाद जुलाई 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया। और यह कह सकते हैं कि सितंबर 1931 से मार्च 1933 सितंबर 1931 से मार्च 1933 तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सैमुअल होर के पर्यवेक्षण में प्रस्तावित सुधारों को लेकर प्रपत्र तैयार किया गया, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रमुख आधार बना, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का प्रमुख आधार बना। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का लेक्चर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आता है तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगता है, पसंद आता है तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।